कभी समुद्र पर हुकूमत बादशाहों या साम्राज्यों की नहीं थी, बल्कि उन लोगों की थी जो कानून से आजाद थे। वे लोग जिनके झंडे पर खोपड़ी और हड्डियों का निशान लहराता था, जिन्हें दुनिया जानती है पायरेट्स, समुद्री डाकू के नाम से। ये समुद्री डाकू कौन थे, कहां से आए, इनका असली काम क्या था और क्यों आज भी इनकी कहानियां फिल्मों, नॉवेलों और गेम्स में जिंदा हैं। आज हम समुद्री डाकुओं की दुनिया में चलेंगे, जहां डर, दौलत और गद्दारी की दास्तानें एक दूसरे से जुड़ी हैं। समुद्री डाकू कौन थे? समुद्री डाकू असल में लुटेरे थे। उनका मकसद जहाजों पर हमला कर सोना, चांदी, मसाले और कीमती सामान लूटना था। लेकिन वे सिर्फ लुटेरे नहीं थे, उनकी अपनी दुनिया थी, अपने नियम थे, अपना सिस्टम था, जहां कप्तान वोट के जरिए चुना जाता था, माल बराबर बांटा जाता था और घायल होने वालों को अतिरिक्त हिस्सा दिया जाता था। एक तरह से ये लोग समुद्री लोकतंत्र चलाते थे। प्राचीन समुद्री डाकुओं का इतिहास बहुत पुराना है। 1200 ईसा पूर्व एक समूह सामने आया जिसे कहा जाता था सी पीपल्स। वे मिस्र और भूमध्य सागर के किनारों पर हमले करते थे। यूनानी दौर में भी समुद्री डकैती आम थी। एशियन सागर के द्वीपों पर वे हमला करते और यात्रियों को गुलाम बनाकर बेचते। लेकिन सबसे मशहूर थे सिलिशियन पायरेट्स, जो तुर्की के पास सक्रिय थे। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि रोम का व्यापार ठप हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने रोमन नेता जूलियस सीजर को भी अगवा कर लिया। कहानी है कि डाकुओं ने फिरौती मांगी। सीजर हंस पड़ा और बोला, तुम्हें मेरे बदले 2 गुना मांगना चाहिए था। बाद में सीजर ने सेना इकट्ठा की, उन डाकुओं को पकड़ा और सबको खत्म कर दिया। 69 ईसा पूर्व में जनरल पंपी ने एक बड़ी मुहिम चलाई। हजारों डाकू मारे गए और उनके ठिकाने नष्ट कर दिए गए। लेकिन डकैती पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मध्यकाल और इस्लामी समुद्री डाकू 7वीं सदी के बाद समुद्री डकैती का नया दौर शुरू हुआ। उत्तरी अफ्रीका के तटों से उठे डाकुओं को कहा जाता था बार्बरी कॉर्सेयर्स। ये अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया और लीबिया से ताल्लुक रखते थे। ये ज्यादातर यूरोपीय जहाजों को लूटते, माल छीनते और कैदियों को गुलाम बनाकर बेच देते। यूरोप की बादशाहतों के लिए ये एक खौफनाक सपना बन गए। कई बार यूरोपीय देशों को इनसे समझौते करने पड़े और टैक्स देना पड़ा ताकि उनके जहाज बच सकें। सबसे मशहूर डाकू भाई थे अरुज बर्बरोसा और हैरदीन बर्बरोसा। हैरदीन ने ओटोमन साम्राज्य के साथ गठबंधन किया और पूरे भूमध्य सागर में यूरोप के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन गया। इस दौर में डाकू सिर्फ लुटेरे नहीं रहे, बल्कि कभी कभी साम्राज्यों के सहयोगी और दुश्मनों के खिलाफ हथियार भी बन गए। खोज का युग 15वीं सदी में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो यूरोपीय ताकतों के लिए नए समुद्री रास्ते खुल गए। स्पेन और पुर्तगाल अमेरिका से सोना, चांदी और मसाले भर भर कर यूरोप लाते। इन कीमती जहाजों को कहा जाता था ट्रेजर फ्लीट्स। ये खजाने समुद्री डाकुओं के लिए सोने की खान थे। इसी दौर में आए प्राइवेटियर्स, यानी वो समुद्री डाकू जिन्हें सरकार से कानूनी इजाजत मिलती थी कि दुश्मन के जहाज लूटें। सबसे मशहूर प्राइवेटियर था इंग्लैंड का सर फ्रांसिस ड्रेक। उसने स्पेनिश जहाज लूटे और इतना माल लाया कि क्वीन एलिजाबेथ ने उसे नाइट का खिताब दिया। इंग्लैंड के लिए वो हीरो था, लेकिन स्पेन के लिए सबसे बड़ा समुद्री डाकू। इस तरह समुद्री डकैती अब सिर्फ अपराध नहीं रही, बल्कि राष्ट्रीय हित के नाम पर सरकारी तौर पर भी इस्तेमाल होने लगी। स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ पायरेसी, समुद्री डाकुओं का सबसे मशहूर और खतरनाक जमाना था स्वर्ण युग। ये दौर 1650 से 1730 तक चला। समुद्री डाकुओं के क्षेत्र कैरेबियन सागर, जहां स्पेनिश जहाज सबसे ज्यादा निशाना बने, बहामास और जमैका, जो डाकुओं के मजबूत ठिकाने थे, हिंद महासागर, जहां वे यूरोपीय व्यापारियों और मुगल साम्राज्य के जहाजों पर हमला करते। मशहूर समुद्री डाकू ब्लैकबियर्ड एडवर्ड टीच अपने जहाज क्वीन एनीज रिवेंज पर राज करता था। लड़ाई के वक्त अपनी दाढ़ी में रस्सी जलाकर धुआं छोड़ता ताकि लोग समझें शैतान आ गया है। उसकी दहशत इतनी थी कि जहाज बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते। हेनरी मॉर्गन पनामा सिटी पर हमला किया और बेहिसाब खजाना लूटा। बाद में इंग्लैंड ने उसे जमैका का गवर्नर बना दिया। कैप्टन विलियम किड शुरुआत में प्राइवेटियर था, लेकिन बाद में खुद डाकू बन गया। इस पर आरोप लगा कि उसने अपने ही देश के जहाज भी लूटे। लंदन में पकड़ा गया और फांसी दी गई। एन बॉनी और मैरी रीड, 2 महिला डाकू जो मर्दों के साथ तलवार उठाती थीं और पीछे नहीं रहती थीं। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी मशहूर हैं। समुद्री डाकुओं के नियम, पायरेट कोड, लूटे गए माल की बराबर बांट, घायल होने वालों को अतिरिक्त हिस्सा, कप्तान का चुनाव वोट से, गद्दारी की सजा मौत। सजा बहुत सख्त थी। कभी डाकू को जहाज से अकेला समंदर में छोड़ दिया जाता, जिसे कहा जाता था मरूनिंग। खौफ और दहशत, समुद्री डाकुओं का झंडा
जॉली रॉजर। देखते ही जहाज आत्मसमर्पण कर देते। कुछ डाकू कैदियों को फांसी पर लटकाकर दूसरों को डराते। उनकी दहशत ने दशकों तक समंदर को हिलाकर रखा। समुद्री डाकुओं का पतन 18वीं सदी के बाद यूरोपीय ताकतें ज्यादा संगठित हो गईं। बड़े युद्धपोत डाकुओं के खिलाफ भेजे गए, उनके ठिकाने नष्ट कर दिए गए। सैकड़ों डाकू पकड़े गए और शहरों में फांसी पर लटकाए गए ताकि औरों के लिए सबक बने। 1718 में सबसे मशहूर डाकू ब्लैकबियर्ड भी ब्रिटिश नौसेना के हाथों मारा गया। इसके बाद डाकुओं की ताकत तेजी से कम होने लगी। आधुनिक समुद्री डाकू, लेकिन समुद्री डकैती कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी दुनिया में समुद्री डाकू मौजूद हैं, बस रूप बदल गया है। सोमालिया, खाड़ी अदन और पूर्वी एशिया में आधुनिक डाकू सक्रिय हैं। ये लोग तेज स्पीड बोट और आधुनिक हथियार इस्तेमाल करते हैं। जहाजों को बंधक बनाकर करोड़ों डॉलर की फिरौती मांगते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के डाकू रोमांटिक किरदार नहीं, बल्कि आतंकवादी और अपराधी समझे जाते हैं। तो समुद्री डकैती इंसान के इतिहास की सबसे रोमांचक और सनसनीखेज कहानी है। प्राचीन मिस्र से लेकर रोमन साम्राज्य तक, बारबरोसा से लेकर ब्लैकबियर्ड तक और आज के सोमालिया तक, डाकू हमेशा समंदर का हिस्सा रहे हैं। कभी वे हीरो समझे गए, कभी आफत, लेकिन एक बात तय है, समुद्री डकैती ने सदियों तक समंदर पर डर की हुकूमत की। और शायद इसीलिए आज भी जब हम खोपड़ी और हड्डियों वाला झंडा देखते हैं, हमारे दिमाग में वही सवाल गूंजता है, क्या आज भी कहीं समंदर की गहराइयों में डाकुओं की रूहें भटक रही हैं?